नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात अनुपम के साथ। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के पिछले एपिसोड में हमने धारा 1 देखी थी। आज के इस एपिसोड में हम धारा 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है इसके संबंध में बात करेंगे। दोस्तों, पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 6 से लेकर धारा 52A तक जो जितनी भी धाराएं थी उनमें से कुछ धाराओं को इकट्ठा करते हुए इन्होंने धारा 2 बनाई है और धारा 2 को इन्होंने डेफिनेशन क्लॉज का नाम दिया। धारा 2 में कुल 38 धाराएं हैं और पुरानी जितनी भी डेफिनेशंस थी उनको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करके रिप्रोड्यूस किया गया है। परंतु इस धारा 2 में धारा 6 और धारा 7 और धारा 34 और से 38 तक जो आईपीसी में धाराएं दी गई थी उनको अलग से धारा 3 में नियोजित किया गया। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट करते हैं धारा 2। और धारा 2 के डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहली धारा जो डेफिनेशन है वो है एक्ट के बारे में। तो धारा 2 की उपधारा 1 एक्ट कहती है और एक्ट बताती है कि एक्ट मतलब कोई कार्य जहां पर कार्य में कार्य की श्रृंखला या कार्य की कोई सीरीज है वो भी उस कार्य में शामिल होगी। दूसरी धारा एनिमल के बारे में बताती है कि एनिमल कौन है। तो उन्होंने कहा कि मानव से भिन्न कोई भी लिविंग क्रिएचर, जो भी जीवित जंतु है परंतु जो मानव नहीं है, वो एनिमल की श्रेणी में आता है। धारा 2 की उपधारा 3 बताती है चाइल्ड के बारे में कि बालक कौन है। तो उन्होंने कहा बालक वो व्यक्ति है, ऐसा पर्सन मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो है वो चाइल्ड की श्रेणी में आएगा, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें 18 वर्ष। अभी अपन ने देखे धारा 2 की उपधारा 3। अब धारा 2 की उपधारा 4। धारा 2 की उपधारा 4 काउंटरफीट यानी कूटकरण के बारे में बात करती है। ये कहती है कि अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। कोई व्यक्ति काउंटरफीट के लिए कहा हुआ करता है, ऐसा माना जाता है कि यदि वो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश करता है। अब इसको करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? इंटेंडिंग बाय मीन ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, किसी व्यक्ति को धोखा दे, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल बी देयर बाय बी प्रैक्टिस, या उस चीज को से धोखा हो सकता है इस बात को वो जानता। तो दो चीजें हैं, एक कार्य करना है, वो जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्लियर हो, और दूसरा यदि इंटेंशन नहीं है तो यदि उस नॉलेज है हमारा तो वैसी स्थिति में भी उसको काउंटरफीट माना जाए। काउंटरफीट की डेफिनेशन के साथ में यहाँ पे उन्होंने दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं। एक पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब नकल जो हम बना रहे हैं, जो हम जिस चीज को एक दूसरी चीज के सदृश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही बना। यदि उससे मिलता जुलता है ही है तो भी ठीक है, और यदि सिर्फ हमको ये देखना है कि क्या उस बनाए हुए चीज से किसी व्यक्ति को धोखा हो सकता है, यदि धोखा हो सकता है तो वो काउंटरफीट की श्रेणी में आता है। इसके बाद दूसरा जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो है कि when a person causes one thing resemble another thing and the resemblance is such that a person might to be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by mean of that resemblance to practice deception, or it knew it to be likely that deception would be thereby be practiced। मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि यदि एक चीज को दूसरी चीज के सदृश आपने बनाया है तो वहां पर ये प्रजम्पशन वर्क करेगी कि आप इस चीज को जानते थे कि उससे धोखा होगा या आपने धोखे के लिए बनाया था। कुल मिला के यदि काउंटरफीट का अपराध आता है और इस तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है अक्यूज पर।
अदरवाइज आप बाकी सारे केसेस में देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है कि वो प्रूव करे कि वो गिल्टी है, और जब तक गिल्टी प्रूवन नहीं होती तब तक हमको निर्दोष माना जाता है। पर यहाँ पर काउंटरफीट के केस में एक्सप्लेनेशन 2 यही बताता है कि ऐसी स्थिति में यदि काउंटरफीट का अपराध होता है तो प्रजम्पशन अक्यूज के विरुद्ध जाती है, और ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है। अगली धारा जो है वह धारा 2 की उपधारा 5 जो कोर्ट या न्यायालय के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले हम देखें कि कोर्ट की परिभाषा क्या दी हुई है। तो कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। मतलब जो जज है वो एम्पावर्ड होना चाहिए, उसको ये शक्ति प्रदान की गई होना चाहिए कि वो जुडिशियली कार्य करे, मतलब न्यायिकता कोई कार्य करे। अब इसके लिए 2 चीजें उन्होंने कहा कि अलोन और बाय अ बॉडी ऑफ जज, या तो वो अकेला कार्य कर रहा है, तो भी यदि अकेला न्यायिकता कार्य कर रहा है, एक्ट जुडिशियली कर रहा है, तो वो जज है। पर यदि अ बॉडी के जज ग्रुप में काम कर रहा है, अ बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ, तो इन्होंने कहा कि एक से ज्यादा जज हैं और जब वो दोनों मिलकर एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो दोनों व्यक्ति भी जज की श्रेणी में आएंगे। इज एम्पावर्ड बाय law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, यदि उनको न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है तो वो कोर्ट की श्रेणी में। अब आप देखेंगे कि सेशंस कोर्ट तक, मतलब लोअर कोर्ट, प्राइमरी कोर्ट जो जेएमएफसी कोर्ट होती है वहां, उसके बाद में सेशंस कोर्ट, तो यहाँ पर जो है वो बॉडी ऑफ जजेस नहीं होती, यहाँ पर सिंगल एक जज होता है जो जुडिशियली काम करता है। पर हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक से अधिक जज, 2 जजेस की होती हैं, 3 जजेस की बेंच भी होती हैं। अब अगली धारा है वो मृत्यु के बारे में बताती है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता में जब भी मृत्यु की बात आएगी तो वो मृत्यु ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। तो क्या डेफिनेशन कह रही है, धारा 2 की धारा 6 कह रही है, डेथ को डेफिनाइन करते बता रही है कि डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब इन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग किसी मानव की मृत्यु से संबंधित होगा तभी उस मृत्यु को इस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, अन्य किसी भी प्रकार की मृत्यु को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसके बाद धारा 2 की उपधारा 7 डिसऑनेस्टली के बारे में बात करती है। डिसऑनेस्टली मीन्स एनीथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब उन्होंने कहा कि यदि हम किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाएं और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाएं, जब किसी कार्य के पीछे हमारा ये उद्देश्य होगा तो हमारा किया हुआ कार्य डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक किया गया है, ऐसा होना चाहिए। अब अगली जो धारा है या जो डेफिनेशन है वो है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के बारे में। धारा 2 की उपधारा 8 ये दस्तावेज को परिभाषित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। पहला इन्होंने क्या कहा कि मीन्स, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स। तो पहले भी इतना समझे, इन्होंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि चाहे आपने कोई एक्सप्रेस्ड रूप से कोई बात कही हो या आपने उस किसी चीज को डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखा हो, एनी सब्सटेंस किसी भी पदार्थ पर, जरूरी नहीं है कि वो कागज पर ही लिखा जाए, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी चीज पर लिखा जाए, बाय मीन ऑफ लेटर, आपने अक्षर लिखे हो, फिगर्स अंक लिखे हो, या मार्क कोई साइन बनाया हो, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स,
या एक से इनमें से कोई एक से अधिक साधनों का आपने उपयोग किया है, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज। तो यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट है कि दस्तावेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन द मैटर। मतलब उस दस्तावेज को इस उद्देश्य के साथ या इस के लिए बनाया गया है कि वो दस्तावेज साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो वो चीज जो आपने बनाई थी चाहे, तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। उन्होंने क्या कहा कि डिस्क्राइब एनी सब्सटेंस। अब वो किस पदार्थ पे बना है ये कोई मैटर नहीं करता है, लेटर, फिगर और मार्क्स होने चाहिए, उनमें से एक से अधिक चीजें भी हो सकती हैं, वो दस्तावेज के लिए आएगा। दस्तावेज में इसमें सबसे पहला उदाहरण जो दिया है, एक्सप्लेनेशन जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वो इन्होंने कहा है इट इज इमटेरियल बाय विच मीन और अपॉन विच सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोड और नॉट। उन्होंने कहा जब वो दस्तावेज बनाया गया था तो उन्होंने उस दस्तावेज को बनाते समय चाहे आपका उद्देश्य हो कि उसे कोर्ट में उपयोग किया जाएगा या नहीं, पर किया जा सकता है उसका उपयोग। और उन्होंने कहा कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस पदार्थ पर लिखा है, कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यदि वो चीज जो लिखा है यदि वो ऊपर की श्रेणी को कवर करता है तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। इसके बाद इनमें उदाहरण दिए गए हैं। इसमें उदाहरण क्या दिया गया है, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। कोई संविदा बनाता है और संविदा में कोई शर्तें उल्लेख करता है और उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि हम इसे एविडेंस में यूज कर सकते हैं, तो वो दस्तावेज है। ए चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। हमने बैंकर के ऊपर कोई चेक लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। ए पावर ऑफ अटर्नी भी डॉक्यूमेंट है। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इलस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट, तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है whatever is expressed by mean of letter, figure or mark as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figure or mark within the meaning of this section, although the same may not be used actually expressed। इन्होंने कहा कि यदि कोई दस्तावेज में कोई फिगर, लेटर या मार्क बनाए गए हैं और उनका कोई व्यवसायिक उपयोग हो सकता है, कि मतलब वो मर्केंटाइल में किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वो लिखा हुआ है, चाहे भले ही वास्तविकता में हमने उस चीज के लिए उस चिन्ह को या लेटर को या फिगर को ना बनाया। इसका उदाहरण उन्होंने देके बनाया है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने कहा एक बिल है, उसके मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके पीछे वो अपना नाम लिख देता है। तो इस तरह का जो कार्य किया जाता है उसको बैंकर की श्रेणी में एंडोर्समेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा द मीनिंग ऑफ दैट एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल लॉ यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड द होल्डर। मतलब ये कि जो बिल के पीछे उसने अपना नाम लिख दिया, ये माना जाता है कि उस होल्डर जो दस्तावेज को लेके आया है उसको उसका भुगतान किया जाना है, ऐसा उसका व्यवसायिक उपयोग के रूप में माना जाता है। तो उस चीज को उसको जो उसके पीछे दस्तावेज लिखा है उसको ये माना जाएगा कि द सेम मैनर एज इफ द वर्ड पे टू द होल्डर और वर्ड टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। उन्होंने कहा कि इसको फिर उस शब्द को ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि आप उसको पे टू होल्डर लिखा गया है। इसका अब अगली जो परिभाषा है वो है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मतलब कपटपूर्वक। धारा 2 की उपधारा 9 बताती है कि मीन्स डूइंग एनीथिंग विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। उन्होंने कहा कि जब कोई कार्य आप कपट करने के उद्देश्य से करते हैं तभी वह कार्य कपटपूर्वक कहलाएगा,
अन्यथा नहीं। अगली परिभाषा है जेंडर, मतलब लिंग। धारा 2 की उपधारा 10 आती है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेट्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। मतलब ये बताता है कि यदि पूरे संहिता में यदि ही लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पुरुषों के लिए है। उन्होंने कहा कि द प्रोनाउन ही और इट्स डेरिवेट, उसके जो अन्य जो सहयोगी प्रोनाउन होते हैं उन सभी में यदि ही लिखा है तो उसका मतलब होगा एनी पर्सन, फिर वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर। अगला एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ट्रांसजेंडर के बारे में बताया कि ट्रांसजेंडर कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि क्लॉज के, धारा 2 की उपधारा क्लॉज के, जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट 2019 है, उसके अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है वो वही है। धारा 2 की उपधारा 11 गुड फेथ ने कहा कि जब हम कोई अपराध होता है और कोई अपराध में कहीं कोई त्रुटि होती है और त्रुटि को हम ये बताते हैं कि वो हमने गुड फेथ में किया है, तो गुड फेथ के लिए क्या आवश्यक है, ये गुड फेथ की डेफिनेशन बताया कि गुड फेथ कब वो कब माना जाएगा। तो उन्होंने कहा नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। तो ये आप धारा देखेंगे, ये धारा नेगेटिव में चल रही है कि नेगेटिव मतलब पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये नेगेटिव में क्या करें, नथिंग इज सेड, ऐसा कोई भी कार्य और विश्वास ये नहीं माना जाएगा कि वो गुड फेथ में, कब, विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, यदि वो सम्यक सतर्कता और सद्भाव के बगैर किया गया है तो ऐसा कार्य गुड फेथ में किया गया है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये गुड फेथ की जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरा इसको इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव सेंस में चल रही है। अगली धारा, धारा 2 की उपधारा 12, ये बताती है गवर्नमेंट के बारे में। मैंने कहा गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ दो ही प्रकार की गवर्नमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट। अगली जो उपधारा है वो है हार्बर। हार्बर मतलब संश्रय। संश्रय जब हम किसी व्यक्ति को अपने पास रखते हैं, उसे आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, भोजन पानी देते हैं, पैसा देते हैं, इन सभी चीज़ों को हार्बर कहा जाता है, मतलब संश्रय देना। तो इन्होंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या है, हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, उसे संरक्षा देना है, फूड खाना देना है, ड्रिंक पानी, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूशंस एंड मीन्स ऑफ कन्वेयंस, साधन देना है आने जाने के लिए, द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज enumerated in the clause or not to avoid apprehension। तो यदि हम ऐसी सभी चीजें उसको देते हैं या हम ये देते हैं कि उसे एविड एप्रीहेंशन मतलब उसे भागने में मदद करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम संश्रय की श्रेणी में लाते हैं, कि हार्बर की श्रेणी में लाते हैं कि उसे हार्बर दिया गया है। ठीक है ना। अगली डेफिनेशन जो है वो इंजरी के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजरी, धारा 2 की उपधारा 14 इंजरी के बारे में बताता है कि इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब आपको ये देखना है कि इंजरी, इस अपराध, इस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इंजरी कौन सी चीज इंजरी में मानी जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि एनी हार्म, कोई चोट या कोई कष्ट होना चाहिए। दूसरा, इलीगली होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि वो जो दिया गया है कष्ट जो है वो इलीगली कॉज्ड किया। लीगल तौर पर जैसे डॉक्टर आपको इलाज के लिए ऑपरेशन करता है तो आपको चोट पहुंचाता है, पर वो चोट इलीगल नहीं है, इसलिए इंजरी के डेफिनेशन में नहीं है। तो कॉज्ड बाय एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा ये चार चीजों
को यदि चोट पहुंचाई गई है, ये इलीगली हार्म पहुंचाया गया है, कष्ट पहुंचाया गया है, तो वो इंजरी की डेफिनेशन में आएगा। क्या? किसको? पहला शरीर को, दूसरा मस्तिष्क या दिमाग को, तीसरा आपकी ख्याति रेपुटेशन को, और चौथा आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति को। अब आगे अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इंजरी के आगे उन्होंने दो टाइप बताए हैं, एक सिंपल इंजरी होगा, दूसरा ग्रेवियस इंजरी होगा। अभी डेफिनेशन के तौर पे अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंजरी में ये एलिमेंट्स हैं, पहला एनी हार्म होना चाहिए, दूसरा इलीगली कॉज्ड होना चाहिए, फिर वो चाहे बॉडी को हो, माइंड को हो, रेपुटेशन को हो या प्रॉपर्टी। अब अगली जो परिभाषा है ये बताती है अवैध और लीगली बाउंड टू डू, और किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होना। तो धारा 2 की उपधारा 15 इलीगल, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and person is said to be legally bound to do whatsoever it is illegal to him to omit। उन्होंने क्या कहा कि इलीगल क्या है? तो उन्होंने कहा इलीगल सभी वो चीज इलीगल हैं जो ऑफेंस है, जो अपराध है, या जिन्हें कानून ने रोका है कि आप ये नहीं कर सकते। और यदि आपका जो कार्य है, यदि वो ये उस कार्य को करने के बाद आपके ऊपर सिविल एक्शन किया जा सकता है, उसको ग्राउंड प्रदान करता है, उसको आधार प्रदान करता है, मतलब सिविल कार्रवाइयों को आधार प्रदान करता है, तो वो एक्ट जो है वो आपका इलीगल एक्ट माना। अब इसके आगे डेफिनेशन जो पढ़ रही वो कहती है लीगली बाउंड टू डू, तो उन्होंने कहा व्हाटसोएवर इलीगल टू हिम टू ओमिट, मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य को ना करना या कार्य को छोड़ देना इलीगल है, तो ऐसा व्यक्ति लीगली बाउंड टू डू माना जाता है। जैसे नदी के किनारे एक तैराक नियुक्त किया गया, जिसको काम दिया गया कि भैया आपको नदी में डूबने वाले व्यक्तियों को बचाना है। अब क्या हो गया कि अब यदि वो व्यक्ति किसी डूबते को देखने के बाद भी नहीं बचाता है तो क्या हो जाएगा? इट इज इलीगल टू हिम, क्योंकि उसको उस कार्य को छोड़ना इलीगल माना गया, कि उसके लिए उसको ड्यूटी बाउंड किया गया था, उसको नियुक्त किया गया था, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा लीगली बाउंड टू डू। परिभाषा है वो बताती है कि जज कौन होगा। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर जज के रूप में डेजिग्नेट किया गया है तो वो व्यक्ति जज होगा। इसका अगला पार्ट बताती है कि कौन कौन व्यक्ति जज के रूप में माने जाएंगे। तो इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट, मतलब एक व्यक्ति जो किसी विषय पर, किसी प्रोसीडिंग पर अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है। अब वो प्रोसीडिंग जो है वो सिविल और क्रिमिनल, चाहे फिर वो सिविल प्रोसीडिंग हो और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो, तो एक व्यक्ति जो चाहे सिविल की प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो, किसी प्रोसीडिंग पर अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है, वो जज है। और ऐसा जजमेंट कैसा होना चाहिए? और अ जजमेंट विच इज इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, यदि उसके विरुद्ध अपील नहीं होती है वुड बी डेफिनेटिव, यदि वो इसके विरुद्ध अपील नहीं होती है तो वो अंतिम निर्णय हो जाएगा। और यदि जजमेंट जो है किसी अन्य अधिकारी द्वारा या अपीलेट अथॉरिटी द्वारा यदि कंफर्म कर दिया जाता है तो वुड बी डेफिनेटिव, तो वो अंतिम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का निर्णय दे सकता है वो भी जज की श्रेणी में आएगा, है ना। यहाँ याद रखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रकार के प्रोसीडिंग को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहता है हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन और पर्सन, हु इज वन ऑफ बॉडी or persons which body of person is empowered by law to give such a judgment। तो जहां पर एक से ज्यादा जजेस की बॉडी है तो उन बॉडी में का प्रत्येक व्यक्ति जज माना जाएगा, है ना।
यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, अ मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। यहाँ पे कहा कि मजिस्ट्रेट को भी उन्होंने बताया कि वो भी जज है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जब सिविल की प्रोसीडिंग होती है तो वहाँ पर जो सिविल की प्रोसीडिंग करने वाला जो पीठासीन अधिकारी है वो अपने आप को जज लिखता है, और वहीं जब आपराधिक प्रकरण, आपराधिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपराधिक प्रकरण में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर आपराधिक कार्रवाइयों को देखने वाला जज जो है वो अपने आप को मजिस्ट्रेट लिखता है। पर इन्होंने यहाँ बता दिया इस एक्सरसाइज, इस इलस्ट्रेशन में कि मजिस्ट्रेट जो है वो भी जज के अंतर्गत ही आता है। जजमेंट। अगली जो परिभाषा है वो लाइफ के बारे में बताती है। धारा 2 की उपधारा 17 बताती है कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में ह्यूमन लाइफ को ही लाइफ माना गया है। धारा 2 की धारा उपधारा 18 बताती है कि यदि भारत के किसी विशेष भाग पर जो विधियां प्रवृत्त हैं उन्हें लोकल लॉ कहते हैं। धारा 2 की धारा 19 ने ये बताया कि नर मानव को पुरुष माना जाता है, फिर वो चाहे किसी भी एज का हो। इसी प्रकार महिला के बारे में बताया है, उन्होंने कहा धारा 2 की उपधारा 35 में महिला के बारे में बताया है। इन्होंने कहा नारी, मानव नारी चाहे वो किसी भी एज की हो उसे महिला माना जाएगा। धारा 2 की उपधारा 20 महीने और साल के बारे में बात करती है, मंथ और ईयर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो मंथ और वर्ष दर्शित किया गया है उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। धारा 2 की धारा 21 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है। ये कहती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं दी। इन्होंने कहा कि इट इंक्लूड्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सभी प्रकार की प्रॉपर्टियों को मूवेबल माना जाएगा। तब किनको छोड़कर, तो उन्होंने कहा भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई कोई चीज़ें और उन स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीज़ों से परमानेंटली अटैच्ड कोई चीज़ें हैं तो उन्हें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मानेंगे। धारा 2 की धारा 22 नंबर के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, जैसे इंग्लिश में 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो इन्होंने यहाँ पर उसी बात में कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यदि इस संहिता में कहीं किसी प्रावधान में यदि सिंगुलर नंबर का यूज़ किया है तो उसको प्लूरल सेंस में भी पढ़ा जाएगा, और यदि प्लूरल सेंस में किसी शब्द का उपयोग किया गया है तो उसे सिंगुलर के तौर पे भी पढ़ा जाएगा। ये धारा 2 की उपधारा 22 बताती है। अगली धारा 2 की उपधारा 23 बताती है ओथ, शपथ के बारे में। उन्होंने कहा कि सोलोमनी अफर्म किया गया है आपने सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठान से किसी बात को माना है तो वो आपका ओथ कहलाएगा। लेकिन वो ओथ आपको कैसे लेनी पड़ेगी कि किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने लेनी पड़ेगी। वो ओथ जब पब्लिक सर्वेंट के सामने होगी और उसका उपयोग सबूत के तौर पे किया जाएगा, चाहे कोर्ट में किया जाए या अन्यथा, उसे ओथ माना जाएगा। धारा 2 की धारा 24 ऑफेंस के बारे में बात करती है। वैसे आप किताब में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी धारा बताई गई है, पर इसको संक्षिप्त में यदि हम समझें तो उन्होंने कहा कि इस संहिता में जिसे भी अपराध बताया गया है, जिसे पनिशेबल दंडात्मक बताया गया है, वो ऑफेंस है। ओमिशंस, तो जैसा हमने धारा 2 के उपधारा 1 में एक्ट पढ़ा था कि एक्ट में एक्ट की सीरीज इंक्लूड है, ऐसे ही धारा 2 के उपधारा 25 में बताया कि ओमिशन मतलब कोई भूल यदि हम करते हैं तो उसमें डिनोट होता है कि उसमें ओमिशंस की सीरीज भी उस ओमिशंस के अंतर्गत आती है।